एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको जो है डिक्टेट किया था सिलेबस के बारे में कि मध्यकालीन इतिहास को हम किस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि हम पूर्व मध्यकाल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा जो सिलेबस रहेगा 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक रहेगा। उसके बाद जो है सल्तनत काल के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर 1526, और उसके बाद मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। और मुगलों के बारे में 1526 से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम मध्यकाल को जो है 3 भागों में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखा था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे गुज्र प्रतिहारों के बारे में देखा था। तो इस प्रकार से जो है सिलेबस रहेगा। अब हम यहाँ पे राष्ट्रकूटों के बारे में देखने वाले हैं, पालों के बारे में देखने वाले हैं, और उसके बाद जो है परमार वंश आएगा, चंदेल वंश आएगा, किस प्रकार से पल्लव चोलों का इतिहास रहेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखने वाले हैं पूर्व मध्यकाल के बीच। उसके बाद किस प्रकार का समाज था, क्या धर्म की बातें रहेंगी, वो सारी जो है पूर्व मध्यकाल को हम मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो है सल्तनत में जाएंगे। सल्तनत में हम 5 राजवंशों के बीच में अध्ययन करेंगे, पूरी राजनीति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद समाज, धर्म, सूफी और भक्ति आंदोलन को डिस्कस करेंगे। और मुगलों में जो है और यहाँ पे याद रखिएगा कि हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को भी यहीं पर मेंशन करते हैं। विजयनगर और बहमनी वास्तव में वो कुछ और नहीं बल्कि इसी के पुत्र राज्य थे, सल्तनत के ही पुत्र राज्य थे वो। और अगर मुगलों के बारे में बात की जाए तो 6 शासकों के बारे में हम यहाँ जो है मुख्य रूप से पढ़ते हैं, और उनकी क्या नीतियाँ रही, किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, किस प्रकार से साम्राज्य पे शासन किया, वो सारी चीज़ें हम मुगलों के अधीन पढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपको टॉपिक से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से जो है आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो किस प्रकार से हमने जो है डिस्कस किया था, आपको पता है कि समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त से अगर शुरू की जाए तो समुद्रगुप्त जो है लगभग पूरे भारत के इस तरफ दक्षिणावर्त की बात होती है समुद्रगुप्त के समय में, तो भारत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग पूरे भारत पर समुद्रगुप्त का शासन था। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे गुप्त कमज़ोर होने लगते हैं। कमज़ोर होने के बाद, गुप्तों के बाद जो है साम्राज्य बिखरने लगता है। गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्तोत्तर काल में हमें 2 राजवंश मुख्यतः देखने को मिलते हैं। एक हर्षवर्धन के नेतृत्व में साम्राज्य देखने को मिलेगा, पुष्यभूति वंश का, और इधर जो है चालुक्यों का शासक देखने को मिलता है। अब क्या होगा, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होगी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगेगा, और चालुक्य शासकों में भी अयोग्य शासकों के बाद जो है साम्राज्य टूटना शुरू हो जाता है। तो चालुक्य से जो उभर कर निकलेंगे वो राष्ट्रकूट होंगे। और हर्षवर्धन का जो स्टेट टूटेगा वो 2 भागों में टूटेगा, एक पाल वंश के रूप में पूर्व में, और अगर देखा जाए तो पश्चिम में कौन था, गुज्र प्रतिहार। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे रहेगी पृष्ठभूमि के तौर पे। थोड़ा और डिस्कस करते हैं और थोड़ा मैप के थ्रू और डीप जाने की ट्राई करते हैं। तो उसके बाद जो है हम पाल वंश को शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि अब होता क्या है। गुज्र प्रतिहारों के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से सिंध के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट लगातार चला रहा। फिर गुजरात के चालुक्य ने जो है 730 ईस्वी में जो है इनको हराया, सिंध को। फिर उसके बाद धीरे धीरे एस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है महिर भोज के नेतृत्व में। कैसे कन्नौज कहें या इस प्रकार से सतलुज वाले इलाके कहें, मालवा जीता, गुजरात जीता। तो वो सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से महिर भोज ने एक काफ़ी बड़ा साम्राज्य जो है तैयार किया। तो ये गुजरातों की, ये गुज्र प्रतिहारों की पृष्ठभूमि थी। उसके बाद पालों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है पाल देखने को मिलते हैं। पालों के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है यहाँ पे राष्ट्रकूट इस वाले हिस्से में, इस तरफ चोल देखने को मिलेंगे, या यहाँ पे बेंगी के चालुक्य आपको देखने को मिलेंगे। चोल तो खैर बाद में रहेंगे, पर बेंगी के चालुक्य आपको देखने को मिलेंगे। और बेंगी के चालुक्य के बाद अगर बात की जाए इस ओर, यहाँ पल्लवा कांची में, और यहाँ जो है पांड्या मिलेंगे आपको मदुरई में। तो पांड्या जो है इस तरफ होते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य काफ़ी थे। तो आप जो है मोटा मोटी सिर्फ इतना समझिएगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 राजवंशों का जो है 700 से लेकर जो है 1150 या कहे 1206 तक आपको 3 साम्राज्य जो है मुख्यतः पढ़ने हैं। 1000 की अगर बात की जाए, 700 से 1000 के बीच में 3 राज्य पढ़ने हैं। यहाँ पे गुज्र प्रतिहार आ जाएंगे, यहाँ पे पाल आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है राष्ट्रकूट आएंगे। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा, 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं के बीच में उभरना शुरू करेंगे चोल, जो पल्लवों के जो है पल्लवों को रिप्लेस करके आते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि हम 4 साम्राज्य मुख्यतः राजनीतिक
राजनीतिक रूप से जो है 4 मुख्य साम्राज्यों को पढ़ने वाले हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोलों के बारे में। फिर छोटे राज्य जो रहेंगे परमार, चंदेल जैसे रिप्लेस करके आगे आएंगे, तो उनके बारे में हम बाद में देखेंगे एक छोटी वीडियो में। जो है सारे जो सीमावर्ती राज्य हो या अन्य जो राज्य हो, छोटी स्टेटें जो सामंतों के अधीन बनती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पाल वंश रहेगा। पाल वंश के बारे में अगर बात की जाए तो डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था 750 से लेकर 1150 के बीच में समय रहता है। बंगाल बिहार के क्षेत्र में शासन किया। तो जैसा कि मैंने मैप के माध्यम से आपको डिक्टेट किया कि पूरब में इनका शासन था। उसके बाद अगर यहाँ पे असम वाले क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देवपाल के समय में जो है ये मिलना शुरू हो गए थे। पाल वंश बौद्ध धर्म महायान का संरक्षक था। तो यहाँ पे एक और छोटा सा जो है मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूँगा। किस प्रकार से ये भारत है, तो यहाँ पे जो है पाल शासक है। तो पालों ने जो है महायान धर्म को संरक्षण दिया था। महायान धर्म जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। आपको पता है कि अशोक के समय में जो है तीसरी बौद्ध संगीति होती है। तो उसमें क्या होता है, अशोक के समय में जो है तीसरी बौद्ध संगीति होती है। और उसमें क्या होता है कि 2 भागों में जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में जो है बंट जाता है। अब हीनयान में क्या होता है, हीनयान जो है व्यक्तिगत मोक्ष की बात करते हैं, अहर्त की बात करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है उसे स्वयं ही कर्म करने पड़ेंगे, स्वयं वो कठोर तपस्या और बुद्ध के नियमों के माध्यम से ही अपने जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन महायान ऐसा नहीं बोलता। महायान ने चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर दिया और थोड़ा ईजी कर दिया और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट दिया। बोधिसत्व क्या था, तो महायान बोलता है कि कुछ और नहीं होगा बल्कि भगवान स्वयं जो है एक बड़ा सा यान लेकर आपके लिए आएंगे, जिसमें सब लोगों को साथ लेकर अपने मोक्ष को टालते हुए पहले आप लोगों को मोक्ष तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है स्वयं मोक्ष की ओर जाएंगे। तो उसे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो महायान में चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा कि आसान हो गई थी। तो याद रखिएगा कि जिस समय हम पाल वंश की बात कर रहे हैं तो इसने 400 वर्षों तक शासन किया। तो इसमें पहले 200 वर्षों में आपको पाल वंश के अधीन देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म महायान का। फिर उसके बाद हिंदू धर्म की ओर जो है चीज़ें बढ़ने शुरू हो जाती है, हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू हो जाता है। उसके बाद सेन वंश आता है और लक्ष्मण, जो सेन वंश का अंतिम शासक होगा लक्ष्मण सेन, वो अंतिम हिंदू शासक रहता है। फिर उसके बाद जो है सल्तनत के शासक यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें आप जो है एक माइंड मैप बनाकर चलिएगा, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इतना कहें तो विभाजित है ये एक प्रकार से सारा सिलेबस, क्योंकि इतने ज़्यादा राजवंश हमें पढ़ने पड़ते हैं गुप्तों के बाद से, और सल्तनत काल तक जो है इतना सामंतवाद का प्रभाव होता है कि हमें अलग अलग वंश और काफ़ी बार जो है कनेक्टिविटी इन चीज़ों में नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें जो है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख शासक रहे इस वंश के। तो सबसे पहले जो है गोपाल जो संस्थापक था 750 से लेकर 770। फिर धर्मपाल आएगा 770 से लेकर 810। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक होता है। फिर देवपाल 810 से 850। फिर विग्रह पाल प्रथम, नारायण पाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय। फिर आएगा विग्रह पाल द्वितीय। फिर उसके बाद महिपाल, नायक पाल, विग्रह पाल, रामपाल, मदन पाल। तो मदन पाल जो है अंतिम शासक है। और कहीं कहीं जगह पे जो है नयपाल, जो नायक पाल है या नयपाल, इसी को अंतिम शासक मान लिया जाता है। तो ये भी जो है अगर क्वेश्चन में कभी स्टेटमेंट बने तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, लेकिन आपको जो है सही मानते हुए चलना है। तो मदन पाल वैसे जो है अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से जो सही फैक्ट है वो अंतिम शासक मदन पाल ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में जो है इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती है। तो अगर गोपाल की बात की जाए तो 1750 से लेकर 1770 तक था, संस्थापक था। राजधानी जो है मुड्डागिर या मुंगेर बिहार में जो है। ये आपको जो है जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो उस समय अंग्रेजों के कॉन्फ्लिक्ट के समय ये काफ़ी, जब अंग्रेज बंगाल पर कब्जा करने लगते हैं तो मुंगेर वाली जो जगह है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको जो है इसको इतना ज़्यादा सिरदर्द समझने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे फैक्ट याद करेंगे। मुंगेर जो है इतनी बार रिपीट होगा कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी। अगर आगे देखा जाए तो बंगाल में राजनीतिक अराजकता के समय स्थानीय मुखियों द्वारा लोक चयन से राजा बनाया गया था। तो याद रखिएगा लोक चयन, जनता का समर्थन प्राप्त किया था इसने। गोपाल महायान का संरक्षक था। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले 200 वर्षों में जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में फैक्ट है वो यही फैक्ट है, ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। तो देखिए एक तो राजधानी मुंगेर हो गया और दूसरा ओदंतपुरी बिहार के बारे में जो है इससे जो है इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट ये बन सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल जो है 770 से लेकर 810 के
810 ईस्वी के बीच में रहेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट कहें या मतलब शासक निर्माता भी रहा, लेकिन काफ़ी बार जो है हारा भी था ये शासक, तो वो सारी चीज़ें हम इसके बारे में देखते हैं। धर्मपाल वंश का द्वितीय शासक था, पाल वंश का शक्तिशाली राजा माना जाता है। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया और स्वयं को उत्तर भारत का सम्राट कहा। और यहीं पे याद रखिएगा कि एक गुजराती कवि या गुजरात से एक कवि इनके दरबार में होते थे, जिन्हें सोठल के नाम से जाना गया था। सोठल के नाम से जाना जाता था, सोठल उनका नाम था। तो उन्होंने जो है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इनको दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि उत्तर भारत का सम्राट कहा गया था। उत्तरापथ क्या है तो देखिए समझिए, और देखिए सिल्क रूट जो है इस प्रकार से जाता था, तो उसमें जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ की बातचीत है, तो उत्तरापथ जो है ये था, यहाँ से बंगाल से लेकर लाहौर तक जो है वो जो उत्तरी शाखा थी इसकी, वो जो है उत्तरापथ कहा जाता था। तो इसका स्वामी माना गया था, इसलिए उत्तरापथ स्वामी भी इसने उपाधि दी थी। उसके बाद पाल वंश का विस्तार जो है बंगाल बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक किया। तो ये चीज़ें भी हम मैप के माध्यम से समझेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं इनकी लोकेशन के बारे में। लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए भारत का मैप है। भारत में अगर यहाँ देखा जाए ये प्राचीनतम मैप है, तो उस समय की नहीं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो बंगाल बिहार इस तरफ और उत्तर प्रदेश इस तरफ। तो बिहार इस वाला इलाका, उत्तर प्रदेश ये वाला इलाका। तो मैप के माध्यम से थोड़ा आपको जो है याद रहेगा। महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना करवाई थी। पहला बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था ये, बौद्ध शिक्षा के लिए इसने शुरू करवाया था। उसके बाद देखा जाए तो सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। सोमपुरा विश्वविद्यालय या ऑप्शन में जो है सोमपुरा महाविहार आए, तो भी आपको यही आंसर करना है। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, उसके खर्च चलाने के लिए 200 गांव और 200 गायें दी थी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और कन्नौज के नियंत्रण को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, और ये पहला पाल वंश का शासक था जिसने त्रिपक्षीय युद्ध में जो है भाग लिया था। तो चलिए कन्नौज के पीछे की कहानी देख लेते हैं। वैसे तो त्रिपक्षीय युद्ध हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो धर्मपाल से संबंधित फैक्ट हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कन्नौज के बारे में क्या चीज़ें रह सकती हैं। तो देखिए कन्नौज जो है इस समय, कन्नौज जैसा कि मैंने मेंशन किया आपको कि यहाँ पे राष्ट्रकूट रहेंगे, यहाँ गुर्जर प्रतिहार, यहाँ रहेगा पाल वंश, और यहाँ कन्नौज उत्तर प्रदेश वाले गंगावर्ती इलाके में अगर देखा जाए तो कन्नौज एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था। हर्षवर्धन की राजधानी रह चुका है, और देखा जाए तो हर्षवर्धन के समय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र ये था। और लेकिन ये जो है अब, क्योंकि एक क्या था, एक तो फर्टाइल लैंड था, दूसरा प्रतिष्ठा का सूचक था, क्योंकि हर्षवर्धन ने लगभग 40 से 42 साल यहीं से शासन किया था, इस केंद्र को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया था। तो ये सभी लोग जो है अपनी धाक जमाना चाहते थे। माना जाता था, जिस प्रकार से सल्तनत में माना जाने लगा था कि जो दिल्ली पे शासन करेगा वो पूरे भारत पर राज करेगा, तो ऐसी ही कोई थिंकिंग जो है गुप्त काल में भी बनना शुरू हो चुकी थी, गुप्तोत्तर काल में, कि जो है कन्नौज पर शासन करेगा वो पूरे भारत का शासक होगा। इसलिए जो आप देखने को मिलेगा कि गुज्र प्रतिहार और जो पाल हो गए या राष्ट्रकूट हो गए, ये लोग ये जानते हुए भी कि कन्नौज जो है इतना शायद जितना इनको नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लायक कैपेसिटी कन्नौज में नहीं है, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक धाक जमाने के लिए, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए जो है कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे। तो ये दो कारण इसके रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कन्नौज के लिए संघर्ष होना शुरू होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले धर्मपाल जो है यहाँ पर कन्नौज में शासक निर्माता की भूमिका निभाता है। उसके बाद जब धर्मपाल यहाँ पे अपना समर्थित शासक बिठाएगा, तो इस ओर से बत्सराज आ जाएगा। बत्सराज जो है कन्नौज पर आक्रमण करेगा, धर्मपाल को हराएगा। तो धर्मपाल को जब बत्सराज कन्नौज पे अपना अधिकार स्थापित करेगा, तो उसके बाद राष्ट्रकूटों से ध्रुव आएगा या धारावर्ष आएगा, तो वो क्या करेगा, फिर से कन्नौज पर कब्जा कर लेगा। लेकिन दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण से जो है इतना ईजी नहीं था उत्तर में जाकर उत्तर की चीज़ों को कहे तो उत्तर में साम्राज्य को विस्तार करना या कंट्रोल कर पाना वहाँ के क्षेत्र को, तो इसलिए जो है उत्तर में जाकर ये क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट दक्षिण में शुरू हो जाएंगे और इसे वापिस आना पड़ता है। तो जब ये वापिस आएगा तो उसके बाद धर्मपाल के लिए फिर जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पे मैदान खाली हो जाता है। धर्मपाल पुनः जाकर जो है अपनी धाक जमाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद यहाँ पर नागभट्ट आएगा, नागभट्ट इसे पराजित करेगा। नागभट्ट जो है धर्मपाल को पराजित करेगा, और नागभट्ट को पराजित करने के लिए राष्ट्रकूट शासक आएगा इस समय में, गोविंद
तृतीया नामक शासक आएगा और गोविंद तृतीया जो है फिर हराकर फिर वही कहानी रिपीट होगी, दक्षिण में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, उसे वापिस आना पड़ेगा और पुनः जो है नागभट्ट एक प्रकार से यहाँ पे अंतिम रूप से जो विजयी होता है वो प्रतिहार होता है। शुरू पालों ने किया था और कहे तो सबसे शक्तिशाली के रूप में उभर कर कौन आता है, राष्ट्रकूट उभर कर आते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो जो है यहाँ पर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाते, तो प्रतिहारों को अंतिम रूप से प्राप्त होता है। तो ये थी त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी। उसके बाद आगे देखते हैं सुलेमान। सुलेमान जो है एक अरब यात्री था, तो देखते हैं इसने क्या जो है अपनी स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में देख लेते हैं। सुलेमान अपने यात्रा वृत्तांत में पाल वंश के बारे में जानकारी देता है। धर्मपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहता है। उसने कहा था कि धर्मपाल के अधीन बहुत बड़ी सेना थी और उसका साम्राज्य पूरे बंगाल से लेकर कन्नौज तक फैला हुआ है। देखिए इसने इतनी ज़्यादा अतिशयोक्ति कहे या हो सकता है फैक्ट होगा, इसने कहा था 50,000 हाथी है इसके पास, पहली बात। दूसरा इसने कहा था कि 10 से 15,000 जो है जो प्रेस करने वाले होते हैं, जो सैनिक थे उनकी वर्दियों को जो ठीक प्रकार से रखने के लिए जो है 10 से 15,000 लोग ये साथ लेकर चलता था। तो अतिशयोक्ति थी या फैक्ट था, पर जो भी था इस प्रकार की चीज़ें जो है इसके समय में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। धर्मपाल जो है बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए सुलेमान के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा कि किस शासक के बारे में क्या जानकार देता है। यहाँ से एक और सुलेमान के बारे में याद रखिएगा कि इसने पाल वंश को रूहमा या जो है धर्म कहा था। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं, देवपाल के बारे में देखेंगे। देवपाल 810 से लेकर 850 ईस्वी तक था, धर्मपाल का पुत्र था। देवपाल ने अपने साम्राज्य को असम, उड़ीसा, नेपाल तक विस्तारित किया था। ही डिफीटेड राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा और उसके बाद लोकेश्वराष्टक के रचयिता वज्रदत्त जो थे इसके कोर्ट पोइट थे। तो ये चीज़ें आप कुछ याद रखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये है, लोकेश्वराष्टक और अमोघ वर्षा को डिफीट किया था, ये चीज़ें जो है मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए कहानी समझते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा था राजनीतिक रूप से। तो ये जो है भारत का मैप रहेगा। इसमें क्या था कि यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको कहा कि यहाँ पे देवपाल बैठना शुरू होगा, देवपाल बैठेगा और उस समय जो है नागभट्ट को एक मौका मिलेगा। नागभट्ट जो है कन्नौज में स्थापित हो चुका है। तो अब क्योंकि कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार पालों से ज़्यादा शक्तिशाली थे, मानने की ये बात जरूरी ये चीज़ है। तो जो है अब जो है ये उत्तर या कहे पश्चिम की ओर ना बढ़कर अब उत्तर यानी कि नेपाल की ओर बढ़ना शुरू करेगा। इस तरफ देखा जाए तो असम जो प्राचीन काल का कामरूप था और जिसकी राजधानी जो थी प्रयाग ज्योतिष थी, प्रयाग ज्योतिषपुर थी, उस ओर बढ़ने की स्टार्ट करेगा और दक्षिण की ओर बढ़ेगा जहाँ पे उड़ीसा इसके शासन में आ जाता है। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा चीज़ें कि किस प्रकार से। ये देखिए ये सारी बातचीत रहेगी नेपाल, उड़ीसा और यहाँ पे असम वाला क्षेत्र आगे। तो ये चीज़ है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम असम कामरूप के बारे में किस प्रकार का राजनीतिक इतिहास था इनका, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा तो कुछ था नहीं इनके बारे में। तो कामरूप के बारे में अगर बात की जाए तो पुष्यवर्धन के द्वारा इनकी इसकी स्थापना की गई थी। पुष्यवर्धन जो है संस्थापक था। राजधानी प्राग ज्योतिष थी, प्राग ज्योतिष थी, 4वीं शताब्दी में इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ जो देखने को मिलती है कि कालांतर में इसको पाल वंश, जैसा कि ये हमने मेंशन किया कि पालों ने जो है इसे जीत लिया था। तो मैं इस प्रकार से याद रखता हूँ इसे 4 बार 4 लिखकर। तो देखिए पहला वाला 4वीं शताब्दी, दूसरा प्राग ज्योतिष और पुष्यवर्धन यहाँ से हो सकता है और 4 जो है पाल वंश। तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक आप भी बना सकते हैं अपनी। तो याद रखिएगा कि लोकेश्वराष्टक जो है के रचयिता वज्रदत्त भी इनके पोइट थे। आगे चलते हैं महिपाल प्रथम की ओर। 988 से लेकर 1038 तक बैठते हैं। महिपाल ने पाल वंश का पुनरुत्थान किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं। उसने बंगाल बिहार के में पाल नियंत्रण को पुनः स्थापित किया। महिपाल ने चोलों के साथ भी संघर्ष किया था, राजेंद्र चोला के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा था, अब आप सोचेंगे कि ये चोल कहाँ से आ गए, तो मैंने तभी स्टार्टिंग में जो है आपको ये चीज़ मेंशन की थी कि यहाँ पे जो है धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रकूट जैसे जैसे कमज़ोर होने लगेंगे, पलवा उभरने लगेंगे और पलवा को रिप्लेस करके जो है चोल 9वीं शताब्दी तक, 9वीं शताब्दी यानी कि 900 के बाद से लेकर 1200 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ है। और अगर देखें तो चोल इस समय तक उभरना शुरू हो चुके थे।
तो यहाँ पे राजेंद्र चोल, और इसका शासनकाल देखिए 988 से लेकर 1038, यानी कि चोल उभर चुके थे धीरे धीरे। आगे देखिए रामपाल 1077 से लेकर 1120 के बीच में। रामपाल को पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके समय में जो याद रखने लायक चीज़ है वो यही है कि इसके समय में कोंच विद्रोह हुआ था। रामपाल ने कोंच के सामंतों का विद्रोह शक्ति से दबाया था, और उसके बाद जो है, और जो कोंच विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें, संध्याकर नंदी में मिलता है। जो रामचरितम, संध्याकर नंदी की जो किताब थी रामचरितम, तो उसमें जो है ये उल्लेख मिलता है। तो ये फैक्ट आप जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि अभी तक जो है हमने ऐसा कोई विद्रोह नहीं पढ़ा, और विद्रोह काफ़ी लिमिटेड हमें, या स्पेसिफिकली कहीं मेंशन हो, काफ़ी कम देखने को मिलता है कि किस बुक में जो है ऐसी चीज़ मेंशन हो। जैसे हम देखेंगे आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में, तो हमें वो चीज़ें और वो सोर्स जहाँ से उसकी जानकारी मिली है वो हमें देखना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है रामपाल ने रामपाल पाल के बाद वंश का रामपाल के बाद वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया, और अंत में सेन वंश ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं मदन पाल। तो देखिए सेन वंश जो है उभरने लगा था बंगाल में। इसकी कहानी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे। मदन पाल 1130 से लेकर 1150 पाल वंश का अंतिम शासक था। रामपाल के बाद पाल साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो चुकी थी। सेन वंश का उदय इसी समय हुआ। तो देखिए अब सेन वंश के बारे में थोड़ी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सेन वंश की बात की जाए तो सेन वंश के बारे में देखेंगे, एक सेकेंड। सेन वंश, तो देखिए सेन वंश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जहाँ पे पालों का शासक था, बंगाल बिहार वाला क्षेत्र, यहीं पे पालों को रिप्लेस करके सेन वंश जो है शुरू करता है। लेकिन कहाँ से शुरुआत होती है, तो लखनौती नदिया जिला, जहाँ से हम नील आंदोलन पढ़ेंगे आगे चलकर। तो लखनौती जो नदिया था वहाँ को राजधानी मानकर राढ़ का एक सामंत था, जिसका नाम था सामंत का नाम था सामंत सेन। सामंत सेन एक गवर्नर था, यानी कि सामंत था सामंत सेन। तो उसने जो है इस वंश की नींव रखी थी। लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक जो है विजय सेन हुआ था। विजय सेन जो है प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ था। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है कि ये शैव धर्म को मानता था, और इसने देवपाड़ा बंगाल में जो है, ध्यान रखिएगा, इसने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये चीज़ जो है आप इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसके बाद जो शासक आते हैं, ये याद रखिएगा। एक और चीज़ आप मेंशन कर लीजिए कि प्रथम स्वतंत्र शासक था। जिस समय तो सामंत ये था, राढ़ सामंत, मतलब राढ़ का सामंत सामंत सेन था, स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन इसके समय में संप्रभु हो चुका था सेन वंश। तो ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा जो आगे चलकर विजय सेन के बाद जो शासक आएगा वो आएगा बल्लाल सेन आएगा। बल्लाल सेन के बारे में हमें दो चीज़ें देखनी है। इसके जो ग्रंथ है वो, एक दान सागर और दूसरा अद्भुत सागर, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इसकी थी। इसके बाद यहाँ पे जो है अद्भुत सागर को तो आगे चलकर लक्ष्मण सेन पुनः जो है इसमें कुछ संशोधन करता है, और जो नया रूप देखने को अद्भुत सागर का मिलता है वो हमें इसी दौरान देखने को मिलेगा लक्ष्मण सेन के। तो अंतिम शासक जो आएगा इंपॉर्टेंट, लक्ष्मण सेन आएगा। लक्ष्मण सेन के बारे में कुछ चीज़ें, अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद अब सीधे अफगान शासक या जो सल्तनत के दौरान जो मुस्लिम शासक आएंगे वो देखने को हमें इस समय मिलेंगे फिर आगे चलकर। तो अंतिम हिंदू शासक था। इसके अलावा कुछ जो है कवियों को इसने अपने साम्राज्य में संरक्षण दिया था। तो कौन कौन थे, तो देखा जाए जयदेव, दरबार में था जयदेव, जिन्होंने लिखी थी गीत गोविंद। दूसरा धोई थे, जिन्होंने पवनदूत लिखी थी। उसके बाद जो है हलायुद्ध देखने को मिलते हैं, जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व लिखी थी। तो ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको मेंशन किया था यहाँ पे कि अद्भुत सागर को संशोधित किया था, और नया रूप वर्तमान का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इनके शासकों को याद रखने की कहूँ मैं, तो बीरबल बना सकते हैं आप। बीरबल कैसे,
तो बी से विजय सेन आ जाएगा, ब से बल्लाल आ जाएगा और फिर जो है लक्ष्मण सेन। और पहला तो सामंत सेन आपको याद रह ही जाएगा। सामंत कौन था? राढ़ का सामंत सामंत सेन। तो इस प्रकार से लखनौती इनकी राजधानी थी। तो ये कुछ चीज़ें जो है विजय सेन के बारे में। और देखिए यहाँ पीडीएफ में ये चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि अब मेरी कोई लिमिट्स है। जैसे मैं इतना बड़ा पीडीएफ नहीं बना सकता कि जहाँ पे आपके साथ हर चीज़ मैं मेंशन करके आपको दे सकूँ, क्योंकि इतना लिमिटेड टाइम होता है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें मेंशन कर पाऊँ। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने अधिक से अधिक फैक्ट जो है, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, ऑनलाइन साइट के हो, या किसी प्रकार से कोई भी फैक्चुअल बुक हो या कोई ऑथेंटिक बुक हो, उन सारी चीज़ों का जो मेरे पास संग्रह हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और आप ज़रूर करके जो है मेंशन करने की ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसके बारे में देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज लक्ष्मण सेन। जयदेव हु रोट गीत गोविंद वाज हिज कोर्ट पोइट। तो ये चीज़ जयदेव हो गया, धोई हो गया, उसके बाद हला युद्ध हो गया, वो तो इसके न्याय मंत्री और सीएम भी रह चुके थे। तो इस प्रकार से जो है कुछ चीज़ें थी, सीएम माने मुख्यमंत्री, तो वो भी रह चुके थे। चलिए आगे जो है, तो हमने अभी तक आपसे एक बार फिर मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए हमने जो है अभी तक क्या डिस्कस किया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया पाल वंश। पाल वंश कैसे कन्नौज या उत्तर प्रदेश बिहार वाले इलाके में, फिर यहाँ पे इनको रिप्लेस करके आएगा सेन वंश। दूसरा ईश्वर जो है गुज्र प्रतिहार। और यहाँ पे मैंने कहा था कि ऊपर जो है हर्ष के बाद बने थे ये राज्य और नीचे चालुक्यों से बनना शुरू होते हैं। चालुक्यों में कौन? राष्ट्रकूट। चालुक्यों से राष्ट्रकूट निकलेंगे और राष्ट्रकूट जो है चालुक्य शासक राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग के द्वारा नींव रखी जाती है। और बाद में ये चालुक्य में एक और चीज़ याद रखिएगा कि चालुक्य की आपको 3 शाखाएं देखने को मिलेगी। 3 शाखाएं देखने को मिलेगी। पहली वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य जो है, उसके बाद राष्ट्रकूट बैठेंगे, राष्ट्रकूट बैठेंगे मान्यखेत में। तो ये चीज़ उसके बाद जो है आपको मिलेंगे देखने को कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य जो इनको रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटों को। और एक और तीसरी शाखा जो चलेगी वो चलेगी, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, बेंगी के चालुक्य की। बेंगी चालुक्य आंध्र प्रदेश वाले इलाके में जो है ये वाली शाखा चलेगी चालुक्यों की। तीसरी बेंगी वाली शाखा, बेंगी चालुक्य की शाखा, ये इनके समकालीन भी होगी और इनके बाद भी चलती रहेगी। तो इस प्रकार से यही 972 ईस्वी में जो है सभी बेंगी सरदार इकट्ठा होकर मान्यखेत पर आक्रमण करेंगे और मान्यखेत को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। तो उस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। 735 से लेकर 982 तक, 982 कहिए या 72 कहिए, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो 982 है, तो आप जो है 982 मेंशन करके चलिएगा। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था, लगभग 200 वर्षों तक रहा। इसके अगर शासकों की बात की जाए, देखिए दूसरा एक और पॉइंट है कि शासक इतनी ज़्यादा लिस्ट है, इनकी वंशावली इतनी ज़्यादा है कि इनको याद कैसे करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 15 शासक मैंने दे रखे हैं तो उसमें से कोई कम से कम आप 8 या 10 याद करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि अब जो है यूजीसी नेट का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है और पूर्णतः जो है वो वंशावली के बारे में आपको कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा शासक किस प्रकार से उनकी वंशावली। तो एक फेवरेट क्वेश्चन है, तो फ्री का नंबर है। अगर आप जो है इनके शासक और टाइमलाइन को याद कर सकेंगे तो फ्री का नंबर है। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना होगा, ना किसी प्रकार की स्टेटमेंट में उलझना होगा। तो इस प्रकार से ये सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इनको याद करने की आप पूरी ट्राई करें। दंतेदुर्ग के बारे में देखा जाए तो 735 से लेकर 756, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, फिर उसके बाद आ जाएगा ध्रुव, उसके बाद गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष, गोविंद फोर, फिर आएगा अमोघ वर्ष तृतीय, कृष्णा तृतीय, खोटिगा, फिर आएगा करका और इंद्र फोर अंतिम शासक। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको डिक्टेट करने की ट्राई करूँ तो एक तो आप इंद्रदेव को याद रख सकते, इंद्र फोर्थ को याद रख सकते हैं, अंतिम शासक था। कर्क के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है तो कर्क को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है आप इंद्र तृतीय और अमोघ वर्ष द्वितीय को याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये ऊपर गुज्र प्रतिहार वंश को नष्ट करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद अमोघ वर्ष हो गया, गोविंद तृतीय, ध्रुव देव या धारा वर्ष या ध्रुव, और उसके बाद गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले आप कृष्ण प्रथम जो है याद कर सकते हैं, क्योंकि अलोरा कैलाश मंदिर से इसका संबंध देखने को मिलता है। फिर आता है दंती दुर्ग। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। तो ये कुछ 7-8 शासक आप याद जरूर कीजिएगा। चलिए
आगे देखते हैं दंती दुर्ग 735 से लेकर 756, वंश का संस्थापक, राजधानी मान्याखेत या मालखेड़, महाराष्ट्र के आसपास, शोलापुर के आसपास जो है। ये मैप में दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो ये इस वाले क्षेत्र की बातचीत है। तो ये आप जो है मान्याखेत और मालखेड़ से याद रख सकते हैं। दंतेय दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। तो पृष्ठभूमि में आपको पूर्णतः क्लियर भी कर चुका हूँ और आपको जो है कनेक्ट भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको आई होप कोई दिक्कत ना हो। दंतेय दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर हमला किया। नंदी बर्मन पल्लव के साथ गठबंधन किया। नासिक और समागढ़ अभिलेख उसके विजय अभियानों का प्रमाण है। तो नासिक का जो समागढ़ जो अभिलेख है उसमें जो है इसके जो दंती दुर्ग था उसके विजय अभियानों के बारे में प्रमाण मिलते हैं। अब सर ये अभिलेख क्या है? तो अभिलेख और कुछ भी नहीं, जिस प्रकार से वर्तमान समय में अगर पंचायत कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाती है तो वहाँ पे एक पत्थरों से निर्मित बड़ा सा सीमेंट का एक अभिलेख टाइप होता है, एक बड़ा सा बोर्ड लगवा देती है जिसमें लिखा जाता है कि ये कार्य जो है किसी पंचायत के द्वारा किया गया है और ये इसका कार्य है। तो उसी प्रकार से जो है उस समय भी राजा, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा तो हर राजा या अपना नाम इतिहास में हर राजा दर्ज करवाना चाहता था। दो ही तो इनकी इच्छाएं होती थी, एक इतिहास ही नहीं याद रखे और दूसरा अपना वैभव और जो है अपनी लाइफ को इस प्रकार से जिए कि माने स्वर्ग में इंद्र के समान। तो उस प्रकार का इनका जो है स्वभाव रहता था। तो ये अभिलेख जो है और कुछ नहीं, जो अपनी कृतियाँ होती थी, अपनी विजय होती थी, उनके बारे में मेंशन किया जाता था इन चीज़ों में। तो इस प्रकार से नासिक का जो समागढ़ अभिलेख है वो भी इसके विजय अभियानों का प्रमाण है। आगे चलते हैं कृष्ण प्रथम के बारे में 756 से लेकर 774 ईस्वी के बीच में। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ जो है महान शासक था। खैर छोड़िए, कृष्ण प्रथम एलोरा की प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। तो कैलाशनाथ जो मंदिर है, याद रखिएगा कि अलोरा और एलिफेंट गुफा आपने सुनी होगी। तो अलोरा की जो नंबर 16 गुफा है वहाँ पे कैलाश मंदिर, उसको कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है कि यहीं पे जो है रावण अंदर जो है एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें रावण कैलाश को उठाते हुए या शेक करते हुए दिखाया गया है। तो ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा का और एकाश्मक, तो ए से अलोरा और ए से एकाश्मक, यानी कि एक ही पत्थर को जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि उसको मंदिर की शेप दे दी गई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो ध्रुव के बारे में 1780 से लेकर 1793 वत्सराज को पराजित किया था। तो कन्नौज की कहानी में मैं वत्सराज की पृष्ठभूमि हर तरह से आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो है प्रतिहार शासक था, किस प्रकार से ध्रुव जाता है, फिर ध्रुव वापिस आ जाएगा, उसके बाद धर्मपाल जो है कन्नौज पर शासन करेगा। तो मैंने त्रिपक्षीय युद्ध का आपको वही मोटा माटी जो हो सकता था वो मैंने आपको बताया। बाकी अलग से हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में, तो वो भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं गोविंद तृतीया 793 से लेकर 814 तक। गोविंद तृतीया को राष्ट्रकूट वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में देखा जाता है। गोविंद तृतीया ने नागभट्ट द्वितीय प्लस धर्मपाल को पराजित किया था। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर है। उसके बाद देखा जाए गोविंद तृतीया ने अपनी सेना को हिमालय से कन्याकुमारी तक भेजा था। यह भारत में उसके प्रभुत्व का प्रतीक था। तो ये चीज़ जो है आप मेंशन कर सकते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमें गोविंद के बारे में देख रहे हैं, तो गोविंद ने जो है अपनी सेना को हिमालय से कन्याकुमारी तक भेजा था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको जो है आपको लोकेशन के साथ, पहला तो हमने फैक्ट पढ़ा नागभट्ट को जो है इसने पराजित किया था। उसके बाद कन्नौज पर इसने सत्ता स्थापित की, ये चीज़। फिर उसके बाद ये वापिस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन करना चाहूँगा। एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस समय, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको डिस्कस कर चुका था कि सिर्फ ये वंश जो है, ये जो हमने पढ़े राज्य है, ये बड़े राज्य हैं, लेकिन छोटे और भी राज्य हैं। सबकी हिस्ट्री पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही होगी पूरे भारत में उस समय, लेकिन जो भी हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर राष्ट्रकूट है तो इस तरफ को याद रखिएगा कि जो इस तरफ वाला है इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में जो है यहाँ पर बैठे हैं पल्लव, यहाँ कांची में पल्लव, इस तरफ को बैठे हैं पांड्य, मदुरई में पांड्य, और यहाँ पे जो है बेंगी के बारे में मैं आपको काफ़ी पहले जो है मेंशन कर चुका हूँ। बेंगी जो आंध्र प्रदेश वाले इलाके में बैठे हैं, बेंगी को हराएंगे।
और यहाँ पे कर्नाटक में एक होगा गंगवंश, गंगवंश। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, कर्नाटक वाले एरिया में गंगवंश। तो इन सबको जो है गोविंद तृतीया कंट्रोल करता है। और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि श्रीलंका तक, कन्याकुमारी ही नहीं, कन्याकुमारी याद रखिएगा तमिलनाडु का क्षेत्र है, केरल इस तरफ को रह जाता है। तो श्रीलंका में ही नहीं बल्कि श्रीलंका कन्याकुमारी तक ही नहीं बल्कि श्रीलंका भी पहुंच गया था। और यहाँ के जो राजा थे लंका के, प्लस उनका जो मंत्री था, उसे बंदी बना लिया गया था। और इसके अलावा लंका का जो इष्ट देव था, उसकी 2 मूर्तियाँ, इष्ट देव की 2 प्रतिमाएं उठाकर मान्यखेत, जो राजधानी थी राष्ट्रकूटों की, वहाँ लेकर आया था। तो ये चीज़ भी आप जरूर करके मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे नोट्स जो है NCERT प्लस ऑथेंटिक बुक प्लस आपको जो है ऑनलाइन साइट, उसके बाद लूसेंट, और बहुत सारी चीज़ें जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ उनके नोट्स। इसके अलावा अगर आप MA के नोट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है डिस्कस करके एक आपको पूरा कंबाइन जो है नोट्स एक जगह प्रोवाइड हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि वैल्यू जरूर कीजिएगा इस चीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। फिर आता है अमोघ वर्ष 1814 से लेकर 1878, लगभग 64 वर्षों तक शासन किया था। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, 64 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन NCERT में इसे 78 वर्ष दिया है। इसकी टाइमलाइन तो यही दी गई है NCERT में, लेकिन 78 वर्ष मेंशन कर देते हैं, पर वैसे 64 वर्ष का शासनकाल होता है इसका। अमोघ वर्ष ने युद्ध के बजाय शांति और धर्म को प्राथमिकता दी थी। अगर बात की जाए तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था, बढ़ावा दिया था, और जैन आचार्य जिनसेन और बक्राग्रहचार्य का अनुयायी था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये जिनसेन कोई और नहीं बल्कि इसके जो आदि पुराण लिखा था, आदि पुराण नामक ग्रंथ जो है इन्हीं ने लिखा था। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर दीजिएगा अपने नोट्स में। इसके अलावा देखते हैं कई जैन मंदिरों का तथा मठों का निर्माण करवाया था। अमोघ वर्ष एक कवि और लेखक था। प्रसिद्ध रूप से देखा जाए तो कवि राजमार्ग, याद रखिएगा, कन्नड़ में लिखी गई पहली राजनीति की बुक है कवि राजमार्ग, पहली बात। उसके बाद जो है प्रश्न होत्रा रत्ना मलिका संस्कृत में लिखी गई है। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर चुके हैं, कर दीजिएगा अपने नोट्स में। और आगे चलकर जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से, यही नहीं, कन्नड़ और संस्कृत का ज्ञाता यही नहीं बल्कि आपको कृष्ण देव राय द्वितीय भी देखने को मिलेगा, जिसने कन्नड़ के साथ साथ तेलुगु और संस्कृत जैसी भाषाओं में किताबें लिखी थी। तो इस प्रकार के महान शासक हमारे इतिहास में हुए हैं। हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसे जो बुद्धिमान शासक जो है भरे पड़े हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अमोघ वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश को धीरे धीरे पतन जो है राष्ट्रकूट वंश का शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि अमोघ वर्ष को जो है अशोक से रिलेट किया जाता है, अशोक से, दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेट किया जाता है। अब इस चीज़ को मैं मेंशन करना चाहूँगा। देखिए, अशोक ने जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, उसी प्रकार से भाई ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त के जो है साम्राज्य में जिस प्रकार से नवरत्न मिलते हैं, उसी प्रकार से इसके साम्राज्य में भी 3-4 प्रमुख जो कवि थे उनको संरक्षण दिया था। जिसमें सबसे पहले जो है, एक तो हम मेंशन कर चुके हैं जिनसेन, जिनसेन मेंशन कर दिया है हमने। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे महाविक्राचार्य, महावीराचार्य, और उसके बाद जो है सक्तायन, सक्तायन आदि नामक के जो है विद्वान इसके राज्य में थे। अगर जिनसेन की बात की जाए तो इन्होंने आदि पुराण लिखा था। महावीराचार्य ने जो है गणित सार लिखा था। और अमोघ वृत्ति को मेंशन करता है सत्यायन। तो ये कुछ फैक्ट है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तुंगभद्रा के किनारे जल समाधि ली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी तुंगभद्रा किस बला का नाम है? तो ये देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे नदी जाती है और उसकी सहायक नदी जो है तुंगभद्रा, कर्नाटक वाले क्षेत्र से, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि इसी नदी के किनारे जो है इन्होंने जल समाधि ली थी। तो ये जो है कुछ राजा थे। और इसके बाद अगर देखा जाए इसके बारे में तो मान्यखेत
मान्यखेत को माना जाता है कि इस समय पे इतना विकसित कर दिया था इसने कि इंद्रपुर यानी कि इंद्रलोक के भांति जो है फीलिंग ये दिया करता था। तो ये चीज़ जो है देखने को मिलती है। तो अमोघ के शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। इंद्र तृतीया के बारे में देखेंगे 914 से लेकर 929 ईस्वी। इंद्र तृतीया ने महिपाल प्रतिहार शासक को हराया, कन्नौज को तबाह किया। तो ये मैंने आपको कहा था कि इंद्र तृतीया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। और ये जो महिपाल को हराया था, ये चीज़ भी मैं मेंशन कर दूं कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है 1913 से लेकर 1915 के बीच में, लेकिन 1915 एक्चुअल डेट भी मेंशन की गई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि महिपाल को हराया था और कन्नौज पर वो किया था। और ये अमोघ वर्ष का जो है पौत्र था। अमोघ वर्ष के बाद 20 वर्षों तक अराजकता फैल गई थी, लेकिन पुनः जो है प्रतिष्ठा को स्थापित कौन करेगा, तो वो करेगा इंद्र तृतीया। इसीलिए ये शासक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है इसके समय में अगर देखा जाए तो अल मसूदी आया था। अल मसूदी जो है राष्ट्रकूटों के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखता है। अल मसूदी वही शासक है जो पालों के बारे में लिखता है कि जो माफ़ कीजिएगा गुज्र प्रतिहारों के बारे में लिखता है कि इनके पास ना ये था गुजरात था और ना ही कन्नौज भी इनके हाथ से जा चुका था। तो इस प्रकार से चीज़ें लिखता है। और उसके बाद जो है गुजरात भी नहीं था और मालवा वाला क्षेत्र भी नहीं था, दो चीज़ें। और यहाँ पे जो है अल मसूदी लिखता है कि राष्ट्रकूट सबसे शक्तिशाली शासक थे इस प्रकार इस समय के। और जो बलहारा था, बलहारा या कहे बल्लभ राज राष्ट्रकूटों का सबसे महान शासक था। तो हो सकता है वो इसी के लिए हो, इंद्र तृतीया के लिए वो उपाधि यूज की गई हो, बलहारा या बल्लभ राज की उपाधि। पर जो भी हो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों में क्या क्या छुपा है और किस किस से रिलेट किया जाए ये कहना मुश्किल है। तो चलिए ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इंद्र फोर के बारे में जानते हैं। लेकिन इंद्र फोर से पहले जो है थोड़ा सा कृष्ण तृतीया के बारे में हम पढ़ेंगे। कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया के बारे में क्या है, तो याद रखिएगा कि इसके समय में उत्तर में मालवा, मैप के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको, कांची में पल्लव, पूर्व में चालुक्य, और कौन से चालुक्य, बिंगी के चालुक्य, और इस तरफ तंजौर में मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि पल्लव थे। और कांची में जो है कांची नहीं, मदुरई कीजिएगा इसको, मदुरई में जो है मदुरई में पांड्या। तो इस प्रकार की बातचीत रहेगी। तो ये जो है इस समय तक जो पल्लव है, कांची के पल्लव है, वो क्या करते हैं, चोलों ने जो है कांची के पल्लवों का, तो चोल भी यहाँ पे धीरे धीरे इमर्ज होने लगते हैं। तो चोलों ने जो है कांची के पल्लवों का जो है कांची के जो पल्लव थे उनको हराया था। और उसके बाद जो है कृष्ण तृतीया क्या करता है, तंजौर पे आक्रमण करके या कांची पे आक्रमण करके जो है पुनः जो चोलों का उत्तरी राज्य था, उत्तरी हिस्सा था, उसको अपने कंट्रोल में कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा, चोल राजा जो प्रांतक प्रथम था उसको हराया था इसने, क्योंकि चोल अब साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक ये एमर्ज भी हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंद्र फोर्थ जो आता है अंतिम शासक था, 973 से लेकर 982 में था। और एनसीईआरटी बोलती है कि 972 में, 973 तो खैर इसका शासनकाल मतलब वैसे मैच नहीं हो रहा है नोट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन याद रखिएगा शासनकाल को आप थोड़ा डिबेटेबल ही मानिएगा। यहाँ पे 972 में कहा जाता है। खैर शासनकाल तो इसका आगे तक चला था, लेकिन बेंगी के जो चालुक्य थे उनके जितने भी सामंत थे उन्होंने मिलकर इस प्रकार से जो है आक्रमण किया कि मान्यखेत जो राजधानी थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो रहे होंगे छुटपुट क्षेत्र में इंद्र फोर का शासन रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड याद रखना होगा तो रख लीजिएगा, नहीं तो जो है 972 में इनका एंड ही समझिएगा। ज़्यादा फैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम शासक था ये इस वंश का, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इतना जो है राष्ट्रकूटों के बारे में चीज़ें रहती है। इसके बाद कुछ फैक्ट जो है राष्ट्रकूटों के बारे में देखेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूटों के बारे में अगर मेंशन किया जाए, एक सेकंड, राष्ट्रकूटों के बारे में देखा जाए तो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने शैव, आपने देखा कृष्ण प्रथम शिव भगवान का भक्त है। उसके बाद वैष्णव,
उसके बाद देखा जाए तो जैन धर्म, आपने देखा अमोघ वर्ष जिनसेन, तो उसने जैन धर्म को आरक्षण दिया, संरक्षण दिया। कृष्ण प्रथम ने जो है शैव धर्म को संरक्षण दिया। तो ये चीज़, और उसके बाद जो है इनफैक्ट इस समय मुस्लिम जो है इसके राज्य में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक ही नहीं बल्कि मस्जिदें जो है इसके द्वारा बनाई जा रही है यहाँ पे मुस्लिमों के लिए। तो याद रखिएगा कि ये काफ़ी धार्मिक सहिष्णु शासक थे। धार्मिक सहिष्णु शासक थे मतलब सभी धर्मों का आदर करते थे और उन्हें अपने प्रचार के लिए भी पूरा पूरा स्थान दिया करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि मस्जिदों में मस्जिदें बनना शुरू हो गई थी, और देखा जाता है कि यहाँ पे व्यापारियों के द्वारा पहली मस्जिद भारत की व्यापारियों के द्वारा दक्षिण में बनाई गई है। तो वो वही इन्हीं के समय में बनाई गई थी। अगर बात करें वैसे शासकों के द्वारा तो वो तो आपको देखने को मिलेगी जब सल्तनत में केडीए शासन करेगा उस दौरान आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आप जो है मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ कला संस्कृति के बारे में, कला और संस्कृति की बात की जाए तो कला में देखिए इन्होंने क्या किया, अपभ्रंश शैली, सहिष्णु मात्र धर्म में ही नहीं थे, हर उसमें थे, प्राकृतिक भाषा, और उसके बाद संस्कृत। हमने देखा है किस शासक ने कौन सी जो है कृति की है, कृति की रचना की है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपभ्रंश, और ये उसके बाद जो है एक जो है यहाँ पे स्वयंभू नामक के कवि को भी संरक्षण दिया था। ऐसा माना जाता है स्वयंभू और उसके पुत्र को भी यहाँ पे संरक्षण दिया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है इनकी कला को देखते हैं। कला में जैसे मैंने कहा कि इन्होंने भाषाओं को संरक्षण दिया, स्वयंभू इनके जो है कवि भी थे। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो अलोरा और एलिफेंटा की गुफा जो है इन्हीं के शासनकाल में। देखिए अलोरा और एलिफेंटा की गुफा की बात की जाए, अलोरा की गुफा की बात की जाए तो 34 गुफाएं कुल मिलाकर है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूटों के द्वारा और यादवों के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट जो है 1 से 12 तक की, और दूसरा 13 से लेकर 29 तक की, और यादव जो है जैन धर्म से संबंधित जो है 30 से लेकर 34 नंबर गुफा। ये वाली जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित रहेगी, ये वाली बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगी, और इस प्रकार से जो है गुफाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे जो गुफा नंबर 10 है वो विश्वामित्र से संबंधित है, गुफा नंबर अगर 15 की बात की जाए तो वो नरसिंह अवतार, गुफा नंबर 15 नरसिंह अवतार से संबंधित है, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार थे। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद तो बाकी चीज़ें मैं आपके साथ मेंशन कर ही चुका हूँ। खैर अब जो है आगे चलते हैं पालों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मेंशन करना मैं भूल गया था, तो अब जो है उनको मेंशन कर लेते हैं। और देखिए जो मैंने अभी आपको गुफाओं के बारे में चीज़ें मेंशन की वो इस प्रकार से है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें वो प्रश्न आ चुके हैं, तो इसलिए जो है इतना फैक्चुअल कर रहा हूँ। क्योंकि आप नहीं जानते, आप मतलब पीएचडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। आपको जो है जानकारी से परिपूर्ण होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। वो ज़माना चला गया जब आप जो है एमए करके रट्टा लगा के वो सारी चीज़ें करके जो है आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब जो है आपको रियल कंपटीशन क्या होता है, प्रतिस्पर्धा के क्या मायने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहीं सीखने को मिलेगी। तो चलिए ये जो है आपके राष्ट्रकूटों के बारे में महत्वपूर्ण था। इसके बाद जो है पालों के बारे में कुछ चीज़ें जो है हम इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पालों के बारे में अगर देखा जाए तो कला जो है हमने डिस्कस नहीं की थी, तो ये पालों के नोट्स में पाल कला। तो देखिए सबसे पहले लघु चित्रकला अगर मानी जाती है किसी के समय में, लघु चित्रकला क्या है और कुछ भी नहीं, 25 इंच की एक वो होती थी। मतलब वैसे तो लघु चित्रकला की डेफिनेशन आगे चलकर आपको मिलती है, लेकिन इस समय तक ये डेफिनेशन भले ही स्वीकार्य ना हो, लेकिन 25 इंच की जो पेंटिंग होगी उसे लघु चित्रकला बोला जाएगा। लेकिन इस प्रकार का जो संरचना है वो आपको देखने को पालों की लघु चित्रकला में नहीं मिलेगी, बल्कि इस समय आपको क्या मिलेगा कि जो ताड़पत्र है, ताड़पत्र पर कुछ पुस्तकें लिखी गई है, ताड़पत्रों पर जो है पुस्तकें लिखी गई है, जिसके एक और जो है आपको देखने को मिलेगा कि किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसके बारे में, लेकिन दूसरी चीज़ में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे चित्र बना हुआ मिलेगा। तो वो चीज़ें जो है इस प्रकार से मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से कोई पेंटिंग डेडिकेट करते हुए बनाई गई है कि हम बुद्धा की मूर्ति बनाने वाले हैं, वैसा किसी प्रकार से कोई वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस समय कुछ भी इस प्रकार का नहीं था, बल्कि ताड़पत्रों पर बनी थी, एक बात। दूसरा
इसके जो है वित्तपाल और धिम्मन पाल वंशों के अधीन दो प्रमुख चित्रकार थे, एक चीज़। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 750 से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये चीज़ें हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो इनके समय में जो है ताड़पत्रों पे ये चीज़ मैं मेंशन कर चुका हूँ। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हुई थी। तो होयागिरी टेम्पल, होयागिरी, अगला जो आता है होयागिरी टेम्पल, होयागिरी टेम्पल। होयागिरी टेम्पल के बारे में अगर बात की जाए तो असम में माना जाता है पाल वंशों के द्वारा, पाल शासकों के द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा महिपाल, महिपाल के बारे में देखा जाए तो माना जाता है कि काशी में इन्होंने 100 मंदिरों का निर्माण करवाया था। और उसके अलावा जो है विष्णुपादा, विष्णुपादा गया में जो है एक मंदिर था विष्णुपादा मंदिर के नाम से, तो ये भी आप याद रखिएगा। और माना जाता है कि इस प्रकार से नागर शैली के जो पाल शैली को इन्होंने संरक्षण दिया था, बंगा शैली को संरक्षण दिया था, मंदिर की बंगा शैली को समर्थन दिया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इस प्रकार से होता था। और मंडप जो है अर्ध इस प्रकार से हुआ करता था, तो इसको गोलार्ध हेमिस्फीयर जो है गया मंदिर का बनाया गया है, अर्ध गोलाकार आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो थी हमने चीज़ें किस प्रकार से देखा कि कैसे हमने पालों के बारे में चीज़ें मेंशन की, पालों के बारे में देखा। उसके बाद जो है हमने राष्ट्रकूटों के बारे में देखा। अब जो है 750 से लेकर 1000 जो एडी के बीच का समय है, इसमें हमें दो चीज़ें पढ़ने को, यहाँ हमने मोहम्मद बिन कासिम और गुज्र प्रतिहार देखे। अब जो है हमें पढ़ने को रह गए हैं चोल, चोल या चोल नहीं, यहाँ पे कीजिएगा प्रशासन गुज्र प्रतिहारों का, पालों का, राष्ट्रकूटों का वो, और प्लस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष, वो हम जो है कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों तीन चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे चोलों पर, और इस समय के 700 से लेकर 1200 तक का हम पूरा इतिहास कवर कर चुके होंगे। उसके बाद जो है हम आएंगे समाज में क्या घटित हो रहा है, धर्म किस प्रकार से चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।